नमस्कार व्यूअर्स। YouTube चैनल लिक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार मेरा नमस्कार स्वीकार करें। और यहाँ पर प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी से बात हो रही है। जैसा आपको पहले बताया कि समाजशास्त्र, हिंदी और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर शिक्षा आपने हासिल की और अर्थशास्त्र में आपने पीएचडी भी की है। लंबे अरसे तक आप प्रधान अध्यापक रहे। और शैलेंद्र जी के बारे में अब तक हमारे 5 वीडियोस रिकॉर्ड हो गए हैं। उस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर इंद्रजीत जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक और बल्कि कहानी मारे गए गुलफाम प्रकाशित हुई थी 1954 में। और 6 वर्ष बाद 1960 में संभवतः किसी समय ये शैलेंद्र जी के सामने किताब आई। इसको पढ़ने के बाद वो बिल्कुल इसके मुरीद हो गए, बहुत प्रभावित हुए। और वैसे भी स्वभाव से वो बहुत ही संजीदा, बहुत ही इमोशनल व्यक्ति थे और उन्होंने निश्चय किया कि इसके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे। जो ओरिजिनल नाम था, मूल वो तो था मारे गए गुलफाम, और यहाँ पर बात हुई कि तीसरी कसम नाम से एक फिल्म बनाएंगे। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि शैलेंद्र जी ने लगभग 800 फिल्मी गाने लिखे और 60 से अधिक उनकी कविताएं हैं, लेकिन उनके लंबे जीवन में जो 1949 में फिल्मी जीवन शुरू हुआ और 66 तक वो रहे, तो इस अंतराल में बहुत अधिक चर्चित मसला है तीसरी कसम। तो आज भी हमारी आपकी बातचीत सिर्फ तीसरी कसम पर है। उसमें शैलेंद्र जी का शुरू में क्या सोच था और फिर किस कारण वो, यदि नहीं संभव हुआ तो क्या हुआ, और ये बहुत ही एक रोचक बात है। तो कृपया इसके ऊपर प्रकाश डालें। नमस्कार सर, जय हिंद। और आपके इस चैनल से जुड़े हुए सभी जो दर्शक हैं उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, ये वास्तविक नाम है कहानी का, जो 1957 में अपरंपरा एक पत्रिका बिहार में पटना से निकलती थी, वहां उस कहानी को उसमें प्रकाशित किया गया। अपरंपरा जी, मतलब एक्चुअली क्या होता है, ऐसे कहानी ऐसे ही वो परंपरा की वजह अपरंपरा कर दिया, जी, जी, जी। नॉन ट्रेडिशन कह लीजिए अंग्रेजी में। तो उसमें वो 57 में पहली बार प्रकाशित हुई। उसके बाद ठुमरी उनका एक कथा संग्रह रेणु जी का आया 1959 में, उस संकलन में भी ये कहानी जोड़ी गई। और ये संयोग ही था कि कहानी जब अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई और इसका मूल नाम था तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। बाद में ये कहानी अर्थात शब्द हटा दिया, उसकी जगह उर्फ हो गया तीसरी कसम। अब बात की जो कहानी संकलन आप देखें रेणु जी के या चुनी हुई कहानियां और सभी लोगों की, उसमें रेणु जी की अगर कहानी ये शामिल है तो उसमें लिखा रहता है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। अर्थात को बदल दिया गया, वो उर्फ कर दिया गया। उर्फ का मतलब एक तरह से वैकल्पिक नाम होता है या उसका एक अल्टरनेटिव नाम जो होता है। अब जैसे धर्मेंद्र को हम लोग धर्मेंद्र बोलते हैं, लेकिन ही मैन भी बोलते हैं। तो वो ही मैन कहते ही वो एक इमेज आ जाता है कि भाई ये धर्म जी के लिए। ऐसे ही उर्फ शब्द लगा दिया, शायद राजेंद्र यादव ने पहली बार इसका इस्तेमाल। अब ये 1959 में ही 5 लंबी कहानियों का एक संकलन आया, जिसमें उस दौर के 5 बड़े जो कहानीकार थे उनकी कहानियों को संकलित किया और उसका संपादन किया था उस जमाने के बहुत बड़े कथाकार और संपादक मोहन राकेश जी। मोहन राकेश बड़े एक नाटककार के तौर पे भी फेमस हुए हैं। उनके आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, बहुत अच्छे बड़े नाटक हैं। कहानियां भी बहुत अच्छी कहानियां उन्होंने लिखी हैं। उनके संपादन में राजकमल प्रकाशन से एक कहानी संग्रह आया, तो उसका नाम था 5 लंबी कहानी। तो उसमें 5 कहानियां थी। एक कहानी राजेंद्र यादव जो बहुत बड़े कथाकार संपादक हुए हैं, उपन्यासकार भी हुए हैं, उनके उपन्यास पे भी एक फिल्म बनी है, सारा आकाश। उनकी एक कहानी थी जहां लक्ष्मी कैद है। ऐसी शेखर जोशी उसी समकालीन जो नई कहानीकार थे, उनकी एक कहानी उस संकलन में है, काशी का घटवार। उसी तरह से रेणु जी की थी जी, और रेणु जी की कहानी थी तीसरी कसम अर्थात मारे। उस कहानी में यही लिखा अर्थात मारे गए गुलफाम, वो जो ओरिजिनल है। और एक कहानी जो इसमें निर्मल वर्मा जी जो बहुत बड़े कवि और ज्ञानपीठ भी उनको मिला, उनकी कहानी थी परिंदे।
और 5वीं कहानी जो संपादक थे जो मोहन राकेश जी, उनकी अपनी कहानी थी मिस पाल। तो ये 5 कहानियां का एक संकलन आया, और ये क्योंकि कहानियां परंपरागत रूप से जो बहुत छोटी होती थी, तो ये थोड़ी लंबी कहानियां थी। कोई 15 पेज 20 पेज की है, कोई 22 पेज की है, कोई 24 पेज की है, कोई 36 पेज, ऐसे था। ये तीसरी कसम भी लगभग 28-30 पेज के आसपास की कहानी है। तो इसमें ज्यादातर जो कहानियां थी वो 25 से 35 पेज वाली थी, इसीलिए उसका टाइटल रखा गया 5 लंबी कहानियां। और ये सबसे पहले इस कहानी को पढ़ा नवेंद्र घोष ने, जो फिल्म जगत से जुड़े हुए थे। नवेंद्र घोष एक पटकथाकार थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, जिन्होंने बंदनी की पटकथा लिखी, देवदास की पटकथा लिखी, बहुत सी फिल्मों में उन्होंने करीब 50 फिल्मों की पटकथा लिखी। वो क्योंकि थे तो बंगाली थे, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई थी, पटना में, इसलिए हिंदी बहुत बढ़िया जानते बोलते पढ़ते थे। तो इस वजह उन्होंने उस कहानी संकलन को पढ़ा और उनको तीसरी कसम कहानी बहुत पसंद आई। तो उन्होंने अपने जो दोस्त थे बासु भट्टाचार्य, क्योंकि एक तो बंगाली भी थे और फिल्म से वो भी जुड़े हुए थे, क्योंकि विमल राय की फिल्मों में दोनों जुड़े हुए थे। वो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे बासु भट्टाचार्य जी, और ये पटकथा लिखते थे नवेंद्र घोष जी। इन्होंने बासु भट्टाचार्य से कहा कि भाई ये कहानी संकलन आया है 5 लंबी कहानियां, लेकिन इसमें से एक कहानी मुझे बड़ी पसंद आई है, और वो है तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। तुम पढ़ो और कोशिश करो कि इसका बंगला में अनुवाद करो। तो जब तुम इस कहानी का बंगला में अनुवाद करोगे तो तुम्हें कहानी और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी जी। और इस पे फिल्म बनने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो उन्होंने कहानी पढ़ी, कहानी उनको मन को बहुत भाई बासु भट्टाचार्य जी को। उन्होंने वही कहानी संग्रह में शैलेंद्र को, क्योंकि शैलेंद्र भी जुड़े हुए थे, परख फिल्म बन रही थी उस समय बासु, इनकी विमल राय साहब की, उसमें बासु भट्टाचार्य असिस्टेंट डायरेक्टर थे, शैलेंद्र गीतकार थे। तो इस वजह से ये एक सारे लोगों का ग्रुप बना हुआ था, मिलना जुलना होता था। सारे ही प्रोग्रेसिव थे, ज्यादातर प्रगतिशील राइटर थे सारे लोग। तो शैलेंद्र ने जब ये कहानी पढ़ी तो उनको भी बहुत अच्छी लगी, उनकी आंखें छलछला उठी। तो उन्होंने, और बासु भट्टाचार्य से फिर जब बात हुई तो उन्होंने कहा, हाँ भाई तुमने बहुत अच्छी बात कही, कहानी वास्तव में बड़ी सुंदर है, इसमें संभावना बन सकती फिल्म बनने की। पता किया गया कि राइटर रहते कहाँ हैं, कौन है, कहाँ रहते हैं, क्योंकि शैलेंद्र भी जानते नहीं थे उनको व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि नए नए सब उभर रहे थे। हालांकि पहला आंचल उनका उपन्यास बहुत लोकप्रिय हो चुका था, लेकिन ये है कि फिल्म में होने की वजह से बहुत सी चीजें हैं, दूरियां इतनी होती, लोग पढ़ नहीं पाते। तो उन्होंने पता किया कि साहब वो तो पटना रहते हैं। तो शैलेंद्र जी ने उनके पते पर पत्र लिखा। 23 अक्टूबर 1960 को पहली बार उनको एक चिट्ठी लिखी। बंधुवर फणीश्वरनाथ, सप्रेम नमस्कार, 5 लंबी कहानियां पढ़ी, आपकी कहानी मुझे पसंद आई और इसमें फिल्म निर्माण की संभावनाएं, पॉसिबिलिटी छिपी हुई हैं। मेरी इस कहानी में व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी है, तो अगर आप इसमें स्वीकृति दें तो बड़ी कृपा होगी। ये चिट्ठी ये चिट्ठी बाद में माधुरी पत्रिका में जब शैलेंद्र जी का निधन हो गया था, फिर वो छपी भी थी और बड़ी फिर रिकॉर्ड में आ गई। वरना तो होता है ना, पत्र गुम हो जाते हैं, लेकिन वो एक माधुरी पत्रिका में शैलेंद्र जी के निधन के बाद 1967 में ये माधुरी में ये छपी थी। ये तो ये एक तरह से ये पृष्ठभूमि हो गई। जी जी जी। अब मान लीजिए कि फिल्म बनने का भी हो गया इरादा। चिट्ठी का जवाब आया और उसमें लिखा उन्होंने कि भाई अब मैं एक आकाशवाणी का एक ट्रेनिंग कोर्स है, उसमें मैं जा रहा हूँ, दिल्ली रहूंगा कुछ समय तक जी, तो आप दिल्ली के पते पे मुझे जवाब दीजिए जी। तो शैलेंद्र जी ने जवाब देने की बजाय अपने जो ब्रदर इन लॉ साले साहब थे, संतोष ठाकुर साहब, उनको ही भेज दिया कि आप जो है व्यक्तिगत रूप से चले जाएं आकाशवाणी दूरदर्शन भवन और वहां बात कर लीजिए कि भाई ये कब हम लोग संभावना जो है कितना पैसा लेंगे और कब अपनी स्वीकृति और हम लोग जो एक एग्रीमेंट साइन होता है कब कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ा बातचीत। तो वो गए, वो नवंबर में पहुंच गए तुरंत। जब चिट्ठी उनको उनके साले साहब जो हैं वो दिल्ली के पते पर पहुंच गए, दूरदर्शन आकाशवाणी भवन एक ही था उस समय, और वहां उनसे बात की कि साहब मैं शैलेंद्र जी की चिट्ठी लेके आया हूँ और आपने स्वीकृति दी थी, तो हमें एग्रीमेंट करना है, तो आप कितना पेमेंट लेंगे, उस पर तो बात करने आया था। तो बड़े खुश हुए भाई, गले मिले उनसे कि भाई चलो भाई मेरी कहानी पर फिल्म बन रही है। तो उन्हें रेणु जी को ये मालूम था कि जो कहानियां होती हैं, उपन्यास होते हैं, साहित्य होता है, वो पाठकों तक बड़ा धीरे धीरे पहुंचता है। उसकी वजह ये है, एक तो है कि उस जमाने में, आज तो चलिए हमारी लिटरेसी रेट 80% के आसपास आ गई है,
लेकिन उस जमाने में तो लिटरेसी रेट भी मुश्किल से 40% था जी और लिटरेसी रेट कम होने के साथ साथ गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो पढ़ने की एक तरह से उस तरह की सुविधाएं भी कम थी, सामर्थ्य भी कम था और कति किताबें खरीदने का भी उस तरह का माहौल नहीं था बहुत ज्यादा। बड़े यानी अगर आपकी कहानी उपन्यास छपा है तो 1000, 1500, 2000 लोग खरीदते हैं। अगर 4-5 लोग एक किताब को पढ़ते हैं तो मान लीजिए 10-15 हजार लोगों ने पढ़ लिया। पाठ्यक्रम में लग गई तो चलिए 1-1.5 लाख लोग ने पढ़ लिया, 2 लाख लोग। लेकिन उन्हें ये मालूम था कि फिल्म अगर बन जाएगी तो वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। जी तो मैं अक्सर कहता हूँ कि साहित्य जो होता है वो कछुए की चाल से धीरे धीरे बढ़ता है जी और अगर वही फिल्म में रूपांतरित हो जाता है तो फिल्म के माध्यम से आपकी कहानी कविता जो है वो बिल्कुल खरगोश की चाल से भागती हुई नजर आती है और वो देश विदेश तक पहुंचती है और बात सच भी है। अल्टीमेटली दिसंबर में रेणु जी बम्बई पहुंचे 1960 में और वहां एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने और 5,000 रुपया उनको भुगतान कर दिया गया। लेकिन रेणु जी ने 10,000 मांगे थे, लेकिन उनको पहली किस्त जो है 5,000 की एक लिखित में जो समझौता उसमें दे दी गई। लेकिन शैलेंद्र ने कहा था हम आपको 10 देंगे, हालांकि मांगे रेणु जी ने, लेकिन शैलेंद्र ने कहा था हम 5 नहीं, इतने बड़े कहानीकार आप, इतनी सुंदर कहानी, हम 5 नहीं आपको 10,000 देंगे। जी क्योंकि शैलेंद्र के लिए 10,000 देना उस समय कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो खुद एक गीत लिखने का 4,000 5,000 रुपये लेते थे, एक गाने का लिखने का, उस समय उनका ये रेट। एक्चुअली उनके लिए मामूली बात थी, भाई एक गाना लिखा 5,000 मिलेंगे, वही इनको दे दें। तो उन्होंने 2 गाने का समझ लिया 5 रुपये इनको देना। और खुद रेणु इतने बड़े कथाकार थे, तो इस वजह से भी एक कवि का लेखक के प्रति आदर और सम्मान का भाव भी था। तो इस वजह से अब ये हुआ कि कहानी में इस पटकथा कौन लिखेगा, तो पटकथा के लिए नवेंद्र घोष जिन्होंने सुझाव दिया था और वो पटकथा लेखक भी थे, मशहूर देवदास फिल्म उन्होंने लिखी थी। बंदनी फिल्म उस समय बन रही थी उस जमाने में, रिलीज नहीं हुई थी, 1963 में रिलीज हुई। तो ये सारी पटकथाएं बहुत मशहूर पटकथाएं वो लिख रहे थे और नवीन घोष अच्छा एक बड़ा नाम था नवीन घोष जी, तो उन्होंने कहा पटकथा तो यही लिखेंगे और संवाद जो है कहानी के वो रेणु जी लिखेंगे।